हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का जन्म लगभग 1148 ईस्वी में लाहौर में हुआ था और मृत्यु गजनी में 1192 ईस्वी के लगभग मानी जाती है। ये जो है मह जाति में इनका जन्म माना जाता है और ये बाद में अजमेर और दिल्ली के सुविख्यात अंतिम हिंदू नरेश पृथ्वीराज चौहान के सम्माननीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। इनका जो अधिकांश जीवन था वो महाराज पृथ्वीराज चौहान के ही साथ बीता। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय या जिस दिन पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म हुआ था उसी दिन चंद्रवरदाई का भी जन्म हुआ था और जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी उस दिन चंद्रवरदाई जी की भी मृत्यु हुई थी। अर्थात दोनों ने एक ही दिन जन्म लिया और एक ही दिन उनकी मृत्यु हो गई। इनका ये हर वक्त साथ साथ ही रहा करते थे और जहाँ भी ये जाते थे पृथ्वीराज चौहान जी, वहाँ चंद्रवरदाई भी जाया करते थे। चाहे वो उनकी राजधानी हो, युद्ध क्षेत्र हो या उनकी यात्रा हो, सब जगह दोनों साथ ही रहा करते थे। चंद्रवरदाई को आदिकाल का हिंदी कवि माना जाता है और इस काल में जो है अधिकतर रासो ग्रंथों की रचना हुई है। रासो ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जिसमें जो कवि है वो अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा ही करता है इन ग्रंथों में और इसके लिए वो अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी करता है जो कल्पना से परे हो सकते हैं। और इसमें चंद्रवरदाई जी ने भी अपने जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, उसमें भी अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के बारे में पूर्ण विवरण दिया है और उन्होंने भी इसमें बढ़ चढ़कर पृथ्वीराज चौहान जी की प्रशंसा की गई है। पृथ्वीराज रासो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें चंद्रवरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान जी का वर्णन किया है। उनकी सभी घटनाओं, उनकी जीवन की सभी बातों का उसमें वर्णन किया गया है और इसकी जो भाषा है वो पिंगल है। यह भाषा राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। ब्रज भाषा का पर्याय इसका मतलब ये है कि जो महत्व ब्रज भाषा का ब्रज और मथुरा में था वही महत्व राजस्थान में पिंगल भाषा का था। इसलिए चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई ग्रंथ नहीं लिखे गए या कवि नहीं हुए, कवि भी हुए और ग्रंथ भी लिखे गए हैं, लेकिन वो सभी कवि जो थे उन्होंने महाकाव्य की श्रेणी में आने लायक ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा। इसीलिए पृथ्वीराज रासो को ही प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है और हिंदी का महाकाव्य माना जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान जी के वीरतापूर्ण युद्ध और प्रेम प्रसंगों का कथन है, अर्थात उनकी जीवन की सभी घटनाओं का इसमें वर्णन है, चाहे वो युद्ध थे या उनके जीवन में विवाह आदि से संबंधित श्रृंगार रस के घटनाएं हों। अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस मुख्य हैं। ये ग्रंथ जो है चंद्रवरदाई जी ने रासो के रूप में लिखा है। अतः ये कह सकते हैं कि ये भी इस ग्रंथ की जो ऐतिहासिकता है वो संदिग्ध है, क्योंकि इसका जो अंतिम भाग है जो जिसमें इनका पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई जी की मृत्यु संकलित है वो इन्होंने नहीं लिखी है, वो किसी जलहन नामक कवि ने लिखी है, ऐसा माना जाता है। और लेकिन क्योंकि इसमें घटनाओं का, युद्धों का वर्णन इतना वीर, हृदयग्राही और ओजपूर्ण मर्मस्पर्शी वर्णन किया गया है कि यह ग्रंथ अनेक ऐतिहासिक, पौराणिक और काल्पनिक वृत्तों को समाविष्ट किए हुए और अद्भुत भाव व्यंजना, प्रकृति निरूपण, अलंकारों के सहज प्रयोगों और छंदों की विविधता के कारण रासो काव्य परंपरा का सर्वोत्तम ग्रंथ माना जाता है। जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है इसमें लगभग 69 अध्याय हैं और 2500 पृष्ठ का एक विशालकाय ग्रंथ है और इस ग्रंथ में अध्याय के लिए समय शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात हर एक अध्याय को जो कहा गया है वो समय कहा गया है। पृथ्वीराज रासो चूँकि एक रासो ग्रंथ है इसलिए इसकी जो मूल कथा है वो पृथ्वीराज के ही जीवन पर आधारित है। इसमें विहू वर्णन, नगर वर्णन, पनघट वर्णन, विवाह वर्णन, युद्ध वर्णन, उत्सव, त्योहार, नक्षत्र वर्णन, बारहमासा वर्णन आदि अनेक वर्णन हैं। इसके जो चित्र हैं वीरस के, प्रत्यक्ष युद्ध वर्णन के, न जाने कितने स्मरणीय चित्र रासो के भाव पक्ष को सजीवता प्रदान कर रहे हैं। चंद्रवरदाई ने इस ग्रंथ को बहुत ही निपुणता के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया है इसमें पृथ्वीराज चौहान जी का।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।